किसान भाइयों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती में आपको और भी ज़्यादा उन्नतशील बनाएं। अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं खरीफ की, वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो खरीफ मौसम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें भी करना है। अब ऐसे में हमारी लागत को भी हमें कम करना है, तो विकल्प जो है वो हमें देख कर ही चयन करना चाहिए। जो बरसात है, बरसात में हमारी जो खरीफ मौसम है, खरीफ में हमारी बहुत सारी फसलें लगी हुई हैं, चाहे सब्जियां हो, चाहे फिर धान की बात हो, सोयाबीन की बात हो। और उनमें हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे भी काम करना है, वो है उर्वरक। तो उर्वरक में किस तरीके से हमें जो है वो डालना है, या उर्वरक हमें कितनी मात्रा में रखना है, इस विषय पे हम जानेंगे। खरीफ मौसम में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, तो इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे हमारे मृदा वैज्ञानिक रंजीत सिंह राघव जी के साथ में, जो कि KVK रायसेन से हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत सिंह राघव, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन मध्य प्रदेश से। किसान भाइयों, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे किसान भाई धान का रोपा लगा रहे हैं, बहुत सारी फसलों की बोनी हो चुकी है। तो इसके तहत बहुत सारे किसान भाई उर्वरकों की एक प्रश्न आता है कि उर्वरकों का प्रयोग किस तरह करें। तो आज हम बात करेंगे कि खरीफ फसलों में जो संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग किस तरह करें और कौन कौन से उर्वरकों के माध्यम से हम खाद का मात्रा को दे सकते हैं। तो हम रासायनिक उर्वरकों की अगर बात करें तो उसमें जो प्रमुख फसलें जो हमारी लग रही हैं, जिसमें धान है हमारे रायसेन जिले के अंतर्गत, और दूसरे जिलों में भी बहुत सारी मात्रा में धान लग रहा है। तो धान के अंदर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम की अनुशंसा है। उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो उर्वरक हैं, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, या हमारे पास DAP हो सकता है, या फिर हमारे पास 12-32-16 हो सकता है, या दूसरे उर्वरक हो सकते हैं। तो उनसे हम किस तरह हम इस तरह का खाद को उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें ये देख लेना है कि हमारी धान की फसल जो लगी है या हम जो लगा रहे हैं, तो उस समय हमें कुछ पोषक तत्वों का शुरुआती अवस्था में उपयोग करना है। तो वो पोषक तत्व हैं जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, या DAP, या हमारे पास दूसरे 12-32-16 जैसे उर्वरक जो हमें शुरुआती अवस्था में बोनी के समय या हमारी मचाई के बाद जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या उसी समय हमें खाद का इस्तेमाल करना है। तो खाद में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसको हम कई समूह में बांट सकते हैं। तो धान फसल में पहला समूह जो है वो ये हो सकता है कि किसान भाइयों के पास यूरिया, उसके साथ साथ में SSP और म्यूरेट ऑफ पोटास, इन 3 खादों का अगर सम्मिलित मात्रा में उपयोग करना है तो इसमें हम पहला समूह में जो हम 100 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम जो NPK है, इसकी मात्रा अगर हम देंगे तो लगभग 67 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास जाएगा 1 हेक्टेयर खेत के लिए। ये हमें मचाई के समय इस्तेमाल कराना है। या इसमें हम जो सिंगल सुपर फास्फेट है इसका इस्तेमाल करेंगे, जो हम फास्फेटिक उर्वरक है इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 375 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है। तीसरा खाद है यूरिया। यूरिया की मात्रा 217 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से है। ये उर्वरकों की मात्रा पूरी फसल अवधि के अंतर्गत हमें देनी है। तो मचाई के समय हमें या बोनी के समय हमें धान में 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास खाद का इस्तेमाल करना है। शेष बची हुई जो यूरिया है उसका उपयोग हमें 2 से 3 बार उपयोग करना है। पहला लगने के 20 से 25 दिन पे, दूसरा उपयोग हमें 40 से 55 दिन पे, और तीसरा उपयोग जो है 65 से 75 दिन पे उपयोग करना है। अब यूरिया की मात्रा कब कब इस्तेमाल करना है और कितनी कितनी करनी है, तो जैसे पहला बताया कि आपको पहला 20 से 25 दिन पे देना है, तो आधी मात्रा यूरिया की इस्तेमाल करनी है। शेष 2 टुकड़े करके जब जब उसकी अवधि है जैसे 40 से 55 दिन पे, तो इस पर पहली दूसरी आधी मात्रा, और शेष बची हुई आधी मात्रा उसका हमें अंत में लास्ट में उपयोग करना है। इसी तरह दूसरा जो समूह आता है वो है DAP के साथ में हमें इस्तेमाल करना है। तो DAP के साथ में हमें यूरिया की मात्रा थोड़ी सी कम लगानी होती है। तो DAP की मात्रा अगर हम 1 हेक्टेयर खेत में धान लगाते हैं तो उसके लिए हमें आवश्यक है 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें DAP खाद की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में हमें म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग 67 किलोग्राम हमें खाद म्यूरेट ऑफ पोटास की ज़रूरत है। और लगभग हमारी जो यूरिया है वो लगभग 166 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 3 से 4 टुकड़े में हमें इसका इस्तेमाल करना है लगने के कुछ समय बाद, एक 20 से 25 दिन पे, और शेष जैसे कि पूर्व में आपको बताया गया। इसी तीसरा जो समूह आता है वो है 12-32-16। इसके तहत हमें जो खाद का इस्तेमाल करना है
कि अब किसान भाई कहते हैं कि साहब 12-32-16 से हम कितनी मात्रा में खाद दें, कितनी मात्रा में दें 12-32-16, ताकि हमारे पोषक तत्व हमारी भूमि के अंदर हमारी फसल की आवश्यकता अनुसार उसको मिल जाएं। तो फसल की आवश्यकता अनुसार अगर हम बात करें, चूँकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के और बाहर के आसपास के डिस्ट्रिक्टों का जो एनालिसिस मृदा का हुआ है, उससे ये पता है कि हमारे यहाँ नाइट्रोजन का स्तर जो है निम्न और मध्यम स्तर में जा रहा है। पोटेशियम जो है वो लगभग लो और कहीं कहीं हाई और कहीं कहीं लो, और ज़्यादातर जो किसान भाइयों का है पोटासियम रिच है, लेकिन फिर भी हम चूँकि दोहन कर रहे हैं तो इसलिए हम पोटेशियम खाद का भी इस्तेमाल करना है। तो 12-32-16 में NPK जो है 12-32-16, ये इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटेशियम है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 हेक्टेयर लगभग 188 किलोग्राम ये 12-32-16 जाना चाहिए, और यूरिया लगभग 167 किलोग्राम जाना चाहिए 2-3 टुकड़े में, और म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 27 किलोग्राम इससे जाएगा। तो इस तरह हम 3 समूह में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। दूसरी फसल हमारे किसानों की हो सकती है जिसमें हम कहें मक्का फसल में भी हमें इसी तरह खाद का इस्तेमाल करना है। अगर हम मक्का में बात करें 12-32-16 की अगर हम बात करें तो 12-32-16 1 हेक्टेयर मक्का खेत के लिए लगभग 188 किलोग्राम केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से जाएगा। इसी तरह यूरिया जो है 168 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 3 बार टुकड़े में करना है, और इसी तरह 27 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद का इस्तेमाल करना है। बात आती है कि सोयाबीन की फसल में, और सोयाबीन की फसल में हमें कौन कौन से खाद देना है और कितनी मात्रा में देना है। चूँकि सोयाबीन की फसल तेल वाली फसल है तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें, ताकि फास्फेट उर्वरकों के साथ साथ में हमें सल्फर खाद का भी हमारी भूमि में मात्रा पहुंचेगी, जिससे कि हमारी तेल वाली फसलें हैं तो उसमें सल्फर की कमी या दूसरी चीज़ों की कमी की पूर्ति हो जाएगी। तो इसी तरह हम बात करें उड़द की, अरहर की और मूंग की, तो इसमें भी हम सिंगल सुपर फास्फेट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप किसान भाई बात करें सोयाबीन में कितनी खाद देनी है, तो सोयाबीन में सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा लगभग 375 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से देनी है। ये कुल फसल अवधि के अंतर्गत देनी है, इसको हमें बार बार नहीं देना है, एक ही बार देना है बोनी के समय। म्यूरेट ऑफ पोटाश को भी हम लोग 67 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से देना है, ये भी बुवाई के समय देनी है। शेष बचता है यूरिया की मात्रा। यदि सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं तो थोड़ी सी यूरिया की मात्रा हमें देनी पड़ती है सोयाबीन की फसल में। यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट के अतिरिक्त अगर हम DAP खाद से बोनी करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें DAP खाद का ही इस्तेमाल करना है, फिर हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए हमें लगभग 130 किलोग्राम यूरिया DAP का उपयोग करना होगा, यूरिया हमें नहीं डालना होगा, और लगभग 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा समूह जो इसी में अगर हम सोयाबीन में बात करें तो लगभग 188 किलोग्राम हमें 12-32-16 खाद का उपयोग करेंगे। तो हमारे जितने भी जो पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तो अगर हम सोयाबीन की फसल में 12-32-16 से अगर हम 188 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से खाद का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ हद तक इसमें हमारा पोटेशियम खाद भी पहुँचेगा और कुछ हद तक हमारा यूरिया भी पहुँचेगा। अगर हमें और खाद का इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके अतिरिक्त हमें थोड़ी सी पोटाश खाद की और आवश्यकता पड़ेगी, तो हम 27 किलोग्राम 12-32-16 के साथ में 27 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें खाद का इस्तेमाल करेंगे म्यूरेट ऑफ पोटाश का, तो लगभग संतुलित मात्रा में ये उर्वरक होंगे। इसी तरह हमें किसान भाइयों से संतुलित खाद्यों का उपयोग करना है। DAP, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट या दूसरे खाद देते हैं तो हमें ये 2-1 पोषक तत्व ही दे पाते हैं, तो इसीलिए किसान भाइयों से विशेष रूप से अनुरोध है कि संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करें। और संतुलित खाद में उपयोग करने से फ़ायदे ये रहेंगे कि आपकी पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो पूर्ति हो जाएगी, और मिट्टी में जो कमी की लक्षण दिखते हैं वो कमी के लक्षण आपकी फसल पर नहीं आएंगे। किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिलेगा, साथ ही साथ हमारे मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यदि किसान भाई इन उर्वरकों के अतिरिक्त अगर जैविक उर्वरकों पर भी जाते हैं तो किसान भाइयों को विशेष रूप से फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा रहेगा कि हमारी भूमि की दिशा जो जैविक उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जैविक उर्वरक हैं, उनके माध्यम से बढ़ेंगी, और साथ ही साथ जो जीवाश्म पदार्थ है और उसको हम भी उपयोग करेंगे तो हमारे पोषक तत्वों की जो पूर्ति है और अच्छी हो जाएगी, जीवाणु की संख्या और तेज़ी से बढ़ेगी। तो जो हम रासायनिक खाद उर्वरकों को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी उपयोग क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो इसे किसान भाइयों से अनुरोध है कि संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करें, साथ ही साथ जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग करें। जो हमारे घर के आसपास जो फसल का अवशेष है, गाय का गोबर है या बर्मी कंपोस्ट है, इनको भी आप खेत में इस्तेमाल करेंगे तो जो मैंने अनुशंसा आपको बताई है खाद की, इसकी मात्रा को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और भविष्य में इस तरह का ही अगर हम लगातार इस तरह की गतिविधियां जैविक उर्वरक या हम गोबर की खाद या FYM या हरी खाद, इन सब खादों का इस्तेमाल करेंगे
तो संतुलित मात्रा में पोषक तत्व हमारी भूमि में पहुंच जाएंगे, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमारी भूमि के अंदर पहुंचेंगे। तो हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें। किसी एक खाद का उपयोग करने से फसल का संतुलन ठीक से नहीं होगा, फसल अच्छी उत्पादन नहीं दे पाएगी। अगर देगी भी तो उसमें जिस हिसाब से जो किस्म आपने लगाई है उस किस्म का संपूर्ण जो उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करें ताकि हमारी भूमि, हमारे जलवायु, हमारे पर्यावरण और जीव सब सुरक्षित रहें। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध, विशेष रूप से अनुरोध है कि खरीफ फसलों में पोषक तत्वों का विशेष ध्यान दें। यदि पोषक तत्व किसी कारणवश किसी पोषक तत्व के लक्षण दिखते भी हैं तो ऊपर से बाजार में बहुत सारे जैविक बहुत सारे फोलियर स्प्रे भी उपलब्ध हैं, तो इनका इस्तेमाल करके जो रासायनिक उर्वरक हैं जो स्प्रे में काम आते हैं, फोलियर स्प्रे में काम आते हैं, तो इनका इस्तेमाल करके हम पोषक तत्वों की कमी को हम फसल में आती है तो उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरह आप संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें और आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास मैसेज पहुंचेगा। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि खरीफ मौसम में हमारे जो उर्वरक हैं उनको किस तरीके से संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा उर्वरक जो है वो एक अहम बिंदु है हमारी खेती में, क्योंकि ये लागत को भी बढ़ाता है और हमारी फसलों को भी प्रभाव करता है। इस तरीके से हमने जाना कि हमारा जो उर्वरक है किस तरीके से हमें मात्रा में जो डालना चाहिए। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जानेंगे एक नए विषय को। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि बरसात में यानी कि खरीफ फसलों में कैसे हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, इसके बारे में हमने जाना। अब जानेंगे एक नए विषय के बारे में। जी हाँ, वैसे ये विषय जो है वो नया है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो खरीफ में उद्यानिकी में कार्य कर रहे हैं, नए नए वृक्षों को लगा रहे हैं। ऐसे में अब हमें क्या क्या चीज़ें और भी जानना है, इसके बारे में हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ के साथ में। मुकुल कुमार जी हैं जो कि वैज्ञानिक हैं उद्यानिकी के KV के रायसेन से। चलिए जानते हैं इस विषय को और। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फलदार वृक्षों में पौध प्रवर्धन तकनीक पर। जैसा कि हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि फलदार वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और उस महत्व को देखते हुए हम बात करते हैं एक उच्च गुणवत्ता वाले फलों की। अगर किसी किसान भाई के यहाँ कोई अमरूद हो, आम हो या नींबू हो, जब काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाला पौधा कहीं लगा रहता है या दिखाई देता है या किसी दूसरे पड़ोस के किसान के दिखाई देता है, तो वो किसान कहता है मुझे इस तरीके का पौधा चाहिए। तो किसान भाई फिर एक विश्वसनीय नर्सरी की खोज पर इधर उधर जाता है, लेकिन उसे एक विश्वसनीय पौधा नहीं मिल पाता। तो आज हम बात करते हैं कि किसान खुद घर पर अपने एक उच्च गुणवत्ता का पौधा किस तरीके से तैयार कर सकता है। बहुत सारे हमारे फलदार वृक्ष हैं, जैसे नींबू, बरगे, संतरा, मौसम्बी, नींबू, माल्टा, चकोतरा या अमरूद की बात करते हैं तो अमरूद में भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे लखनऊ उड़नचास, इलाहाबाद सफ़ेदा, आजकल ताइवान पिंक का बहुत स्कोप चल रहा है। और बात करते हैं आम में, तो आम फलों के राजा के रूप में जाना जाता है और उसमें
नई नई प्रजातियां रोज़ हमारे देश के वैज्ञानिक विकसित कर रहे हैं। उसमें दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है। तो किसी किसान भाई के यहाँ अगर कोई उच्च प्रजाति का पौधा लगा हुआ है, उस एक पौधे से वो 100, 200, 500, 1000 पौधे किस तरीके से तैयार कर सकता है, इस पे हम आज बात करेंगे। किसान भाइयों को कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी तकनीक नहीं लगती है कि आपको अपने घर पर वो नहीं बना सकते या नहीं कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं कि अगर आप आम खाते हैं और आम खाने के बाद जो उससे गुठली निकलती है, बीज निकलता है, उसे आप ज़मीन में डाल देते हैं, उससे जो पौधा उगता है, उस पौधे को उगने के बाद 1 साल के बाद वो पौधा कलम के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास पौधा है, ये लगभग 1 साल पुराना पौधा है और ये नए कलम के लिए तैयार है। अगर हमने इस पौधे पर अगर हमें कलम लगानी है तो कलम लगाने के लिए इसे हमने 2 तरीके से कलम लगाते हैं। एक तो साइड कलम और एक होती है ऊपर से जो चीरा लगाते हैं, जिसको हम बैच ग्राफ्टिंग कहते हैं। साइड कलम और जो मेन ऊपर वाला तना काट के बैच ग्राफ्टिंग करते हैं, वो 2 तकनीक से हम आम के पौधे को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश क्षेत्र की, तो मध्य प्रदेश में जो साइड वाला कटिंग लगा के साइड कलम से पौधा तैयार कर जाता है आम में, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट उसके मिलते हैं। इसीलिए सभी नर्सरी में साइड कलम वाले पौधे मिलते हैं। अगर किसान भाइयों को उस तरीके से पौधा तैयार करना है तो जैसा हमने दिखाया 1 साल पुराने पौधे को लेकर उस पर लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे एक कट लगाना है। और कट लगाने के बाद हमने जो हमारे पास 5 साल पुराना, 7 साल या 10 साल पुराना कोई पौधा हमारे पास है, उस पौधे पे जो 3 महीने पुरानी शाखा है, उस शाखा से पत्ते हमें हटा देने हैं 8 दिन पहले और उस शाखा को काट के हमें लाना है और उस शाखा से एक चाकू की सहायता से, तेज धारदार चाकू की सहायता से कलम बनानी है। और उस कलम को जो हमने 1 साल पुराने पौधे को काटा था, उस कटे हुए स्थान पर जो हमने चाकू से छिद्र किया लगभग 1 इंच गहरा, या साइड से हमने उसकी बार्क को निकाला, उस पर हम चिपका देते हैं और 80 गेज की जो पॉलीथीन आती है, उस पॉलीथीन से हम उसे बांध देते हैं। तो वो आपका 30 से 35 दिन में पुनः एक हरा भरा पौधा हो जाता है और वो आम का नया पौधा हो जाता है। इसी तरीके से हम आम की बात करते हैं, अमरूद की बात करते हैं, तो अमरूद में हमारे किसान भाई जो खेत पर लगा रहता है पौधा, उस अमरूद में 2 तरीके से आप प्रबंधन कर सकते हो। एक गूटी के माध्यम से खड़ा हुआ पौधे पे, उसी पे आप नई पौधा तैयार कर सकते हो, और एक बीज से तैयार किए हुए पौधे से कलम लगाकर एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अगर हम गूटी के माध्यम से, जिसको हम एयर लेयरिंग बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, उसके माध्यम से अगर अमरूद के नए पौधे को तैयार करना चाहते हैं तो हमें 2-3 तरीके के मिश्रण की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारी जो खेत की मिट्टी है या केंचुए की खाद है, और एक उसमें रूटिंग हार्मोन रहता है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इन तीनों को हम, एक स्पोगम ग्रास रहता है, इन तीनों चीज़ को बाल्टी में 1 दिन पहले उसे भिगो कर रख देते हैं, और जब वो भीग के पूरी तरह से आपस में मिल जाए, उसमें इंडोल ब्यूटेरिक एसिड पाउडर को मिलाते हैं और उसको हाथ से निकाल के, जहां अमरूद का हमारा बगीचा है, उस बगीचे पे 1 साल पुरानी शाखा पर हमको 2 कट लगाते हैं। और 2 कट लगाने के बाद उसमें हम उसकी ऊपर की छाल को या बार्क को हटा लेते हैं और ब्लेड के माध्यम से उसको इस तरीके से हटाते हैं कि उसके अंदर वाली जो पोर्शन है वो डैमेज ना हो, नहीं तो वो आपका पौधा जीवित नहीं रहेगा। तो उस शाखा पर जो हमने वो 1 रात पहले मीडिया को भिगो के रखा था, उसको हाथ से उठाते हैं, उस छिले हुए स्थान पर रखते हैं और 80 से 90 गेज वाली पॉलीथीन को लेके उसे चारों तरफ से बांध देते हैं। आप देखेंगे कि 30 से 35 दिन बाद उसमें जड़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही जड़ें दिखानी शुरू होती हैं तो किसान भाइयों को जो कटिंग पोर्शन है, जहाँ पर आपने छाल निकाली थी, उसके नीचे से उसको सिकेटियर के माध्यम से या तेजधार चाकू के माध्यम से कट करना है। और एक पॉलीथीन, जो छोटी वाली पॉलीथीन जिसका साइज 5 से 6 इंच वाला रहता है, उस पॉलीथीन में मिट्टी भर के और उस पौधे को इस तरीके से लगाते हैं कि उसकी जड़ प्रभावित ना हो। और जड़ों को उसमें लगाने के बाद लगभग 30 से 35 दिन बाद पौधे में जड़ फैल जाती हैं और पौधा पुनः जीवित होकर नया पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये हम 2-3 तरीके के फलों में कर सकते हैं, जैसे कि आपका मुनगा है, अमरूद है, नींबू वर्गीय फल हैं, उनमें हम गूटी के माध्यम से कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम उसमें साइड कलम या बैच ग्राफ्टिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो किसान भाई बरसात के समय में
पौधा तैयार करने के लिए, चाहे आम हो, अमरूद हो, नींबू हो, सीताफल हो या मुनगा हो, उसमें जुलाई से अगस्त के महीने में किसान भाई तैयार कर सकते हैं और कलम और गुटी के माध्यम से किसान भाई अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं जो अभी हमें वर्तमान में करना है, उनमें से एक ये भी है, क्योंकि अगर हमें हमारी फसलों में, हमें हमारी उत्पादन में ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो हमें ऐसे काम भी करना पड़ेगा। तो ऐसी जानकारियों को हम लेकर आपके पास में आए हैं, इसके बारे में आपने विस्तार से जाना है। फिलहाल वक्त हो चुका है अभी खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अब कॉरपोरेट नहीं कोऑपरेटिव खेती होगी, सूकर में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि, सोयाबीन में सामयिक कार्य, सब्जी वाली फसलों में सामयिक कार्य और बरसात में पशुओं का रखरखाव। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में शीघ्र ही कॉरपोरेट खेती के स्थान पर कोऑपरेटिव खेती होगी। केंद्र सरकार शीघ्र ही नई सहकारिता नीति ला रहा है। देश में सहकारिता विश्वविद्यालय खोला जाएगा। पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में भारत सरकार आगामी 1 माह में एक्सपोर्ट हाउस बनाने जा रही है। अमूल कुछ ही समय में देश में मिट्टी का परीक्षण एवं किसानों के उत्पाद का परीक्षण कर उन्हें जैविक प्रमाण पत्र अमूल के नाम से देगा। इससे किसानों को अपनी फसलों का अधिक मूल्य मिलेगा और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह विगत दिनों भोपाल के होटल ताज में नाफेड द्वारा आयोजित कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद योजना में मध्य प्रदेश के 11 जिलों के 11 उत्पादों के साथ देश के 6 अन्य राज्यों के उत्पादों का भी प्रमोशन किया। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के उद्देश्य से 1 माह में मॉडल एक्ट लेकर आएंगे जो इन्हें मजबूत और बहुआयामी बनाएगा। हर पैक्स को एफपीओ बनने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। वे मार्केटिंग के साथ ही भंडारण, परिवहन सहित 22 प्रकार की गतिविधियां कर सकेंगी। पैक्स से अपेक्स तक मजबूत मार्केटिंग व्यवस्था होगी। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में किसानों की आय को दोगुना करने के सराहनीय प्रयास हुए हैं। भारत दलहन एवं तिलहन को छोड़ अन्य उत्पादों में आत्मनिर्भर हो चुका है। किसानों को अच्छा एमएसपी मूल्य दिलवाया जा रहा है। ई नाम पोर्टल से 2 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हो चुका है। हमारी कृषि निर्यात $50 बिलियन को पार कर चुका है। अब सहकारी संस्थाएं जेम पोर्टल से न केवल खरीदी कर सकेंगी बल्कि उत्पादों को बेच भी सकेंगी। विगत दिनों प्रदेश के रीवा शहर में सूकरों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद मृत सूकरों के सैंपल जांच के लिए रीवा जिले के पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान में भेजे गए थे। नमूनों की जांच से मृत सूकरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी की पुष्टि हुई है। तदोपरांत पशुपालन विभाग द्वारा रीवा जिले में मृत सूकर में अफ्रीकन फीवर की पुष्टि के बाद विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को सतर्क रहने व रोकथाम की दिशा में निर्देश जारी किए गए हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूकरों में होने वाली वायरस जनित बीमारी है। यह सूकरों से अन्य पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी में नहीं फैलती है। साथ ही यह सूकरों से मनुष्यों में भी नहीं फैलता है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का वर्तमान में कोई उपचार नहीं है। साथ ही सूकरों को इस बीमारी से बचाव के लिए कोई टीका द्रव्य भी नहीं है। अतः इस बीमारी से बचाव एवं बीमारी को फैलने से रोकना ही एकमात्र उपाय है। संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी द्वारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर से बचाव के लिए सभी संभाग एवं जिला अधिकारियों को बीमारी की स्थिति में नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल, कंटेनमेंट और इरिडिकेशन ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें बीमारी की स्थिति में प्रसार को रोकने के सुझाव दिए गए हैं। बीमार जानवर को स्वस्थ पशु से अलग रखा जाए। संक्रमित पशु के भोजन, विसरा एवं अवशेष का जैव सुरक्षा मानदंडों के साथ निपटान किया जाए। संक्रमित मृत पशु को जैव सुरक्षा मानदंड के साथ पशु चिकित्सा सलाह के अनुसार ही निपटान करना है। सीरो सर्वेलेंस, सीरो मॉनिटरिंग एवं जैव सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाए। इस बीमारी के वाहक सॉफ्ट टिक्स से निपटान एवं नियंत्रण के लिए समुचित उपाय किए जाएं। सूकर प्रजाति एवं सूकर फार्म से जुड़े वाहनों के आवागमन, खरीद फरोख्त पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। मौसम को देखते हुए सोयाबीन की फसल पर पत्ती धब्बा तथा एंथ्रेकनोज नामक बीमारियों के प्रकोप की संभावना है। इनके नियंत्रण के लिए
टेबुकोनाजोल सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या कार्बेडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। कुछ स्थानों पर सोयाबीन में पीला मोज़ेक बीमारी का प्रकोप प्रारंभ हो गया है, अतः किसान भाइयों को सलाह है कि इससे ग्रसित पौधे को अपने खेत में उखाड़कर गड्ढे में गाड़ दें तथा इसको अन्य पौधों पर फैलाने वाली सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु बीटा साइफ्लूथ्रीन और इमिडाक्लोप्रिड दवा की 350 मिली प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। इस समय बरसाती सब्जियां जैसे बैंगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, भिंडी, मूली आदि के खरपतवार नियंत्रण व पौध संरक्षण के उपाय करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीटों का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए कम हवा चलने पर साफ मौसम में क्लोरोपाइरीफास 25 सीसी दवा को 2 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के अंक में इतना ही। हमने आज के अंक में जो जानकारियां जानी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।